हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए पूरे 40 प्रश्नों को शामिल किया है और ये सभी वो प्रश्न हैं जो अधिकांश आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप सभी को इस क्लास को लास्ट तक करना है। और आप सभी को बता दें, आप अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और साथ ही आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम का क्रैश कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी चैप्टर वाइज क्लास वहां पर करा दिए गए हैं। साथ में लिब्रो ऑफिस के क्लास आपको वहां पर मिलेंगे और इसी के साथ में फ्री अपडेटेड ई बुक भी वहां पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। उसी बैच में आपको फ्री अपडेटेड न्यू ई बुक भी प्रोवाइड कर दी गई है, जिससे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और आप अपने ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी और वहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर आपको बताना है, सिग्नल की स्थापना किसने की। सिग्नल एप्लीकेशन है, आपको पता है सिग्नल व्हाट्सएप की तरह एक आईएम एप्लीकेशन है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो सिग्नल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? स्टीव जॉब्स, ब्रायन एक्टन, जैन कॉम या इसमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का आपको जवाब करना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आज हमने पूरे 40 प्रश्नों को शामिल किया है, तो आप सभी को कोशिश करना है कि आपका स्कोर 40 में 40 का होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिग्नल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन हो जाएगा वी, यहाँ पर ब्रायन एक्टन के द्वारा सिग्नल की स्थापना की गई है। आप सभी को ध्यान रखना है। या ऐसे आपसे पूछें कि सिग्नल के फाउंडर कौन है, तो आपको बताना है ब्रायन एक्टन सिग्नल के फाउंडर हैं। आपको बताना है व्हाट्सएप एक डैश उदाहरण है। व्हाट्सएप एक किसका एग्जाम्पल है? इंटरनेट का एग्जाम्पल है, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, सोशल साइट का एग्जाम्पल है, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, कौन सा होगा राइट आंसर? व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। आपका व्हाट्सएप हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सभी क्या है? आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है? आपको प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बतानी है। मींस आप किस शॉर्टकट की से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट करने से पहले अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करना होगा? तो लिब्रो ऑफिस राइटर में कंट्रोल शिफ्ट ओ का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, कंट्रोल शिफ्ट ओ होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। बट अगर आपसे लिब्रो ऑफिस की जगह पर एमएस ऑफिस में पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिब्रो ऑफिस दिया नहीं गया है, बट आपको पता है बाय डिफॉल्ट अगर ऐसे ही पूछते हैं प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, तो आपको लिब्रो ऑफिस का ही आंसर करना है, क्योंकि ऑप्शन में भी वही दिया गया है ना। क्योंकि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में, आपके ट्रिपल सी सिलेबस में लिब्रो ऑफिस को शामिल किया गया है। बट अगर एमएस ऑफिस से पूछते हैं, एमएस वर्ड या फिर एक्सेल, तो आपको क्या बताना है? कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करना होता है। कंट्रोल के साथ F2 आप प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एमएस वर्ड में। वर्ड अगर लिब्रो ऑफिस में पूछते हैं, चाहे लिब्रो ऑफिस इंप्रेस हो, चाहे कैल्क हो या फिर राइटर हो, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? हेल्प की शॉर्टकट की आपको बतानी है। F4, F3, F2 या F1, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो आप सभी भाई क्लास को शेयर करें, और अगर आप तक अभी लाइक नहीं किया है तो सभी को लाइक करना है। हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है। ठीक है, यानी कि F1 से हम हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न में आपको बताना है, डिजी लॉकर में यूजर अकाउंट में इस्तेमाल की जाने वाली आईडी है। डिजी लॉकर में कौन सी आईडी इस्तेमाल की जाती है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा राइट आंसर आपका? डिजी लॉकर में यूजर अकाउंट में इस्तेमाल की जाने वाली आईडी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधार कार्ड जरूरी है। कई बार ऐसा पूछते हैं कि डिजी लॉकर को चलाने के लिए क्या आवश्यक है, तो आधार कार्ड आवश्यक है, यह आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है,
और आपको ध्यान रखना है डिजी लॉकर में आप कितनी साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो नोट कर लेना है 10 MB का कोई भी फाइल है आप उसे अपलोड कर सकते हैं, 10 MB से ज्यादा का फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपको बताना है कि डिजी लॉकर में टोटल कितना स्पेस आपको मिलता है। तो डिजी लॉकर में 1 GB का स्पेस मिलता है, यानी कि डिजी लॉकर में 1 GB का स्पेस मिलता है और 10 MB से बड़ी फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट कर लेना है। आगे बात करते हैं डेबिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। डेबिट कार्ड के CVV नंबर कितने डिजिट का होता है ये आपको बताना है। यहां पर होगा का, ठीक है, डेबिट कार्ड का CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। तो आपको पता है CVV का मतलब क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसको भी नोट कर लेना है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है और ये कितने डिजिट का होता है, तो 3 डिजिट का होता है। ऑप्शन हो जाएगा वी, यानी कि डेबिट कार्ड या ATM कार्ड का जो CVV नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है, 3 अंकों का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। कैल्क में रो की अधिकतम ऊंचाई डैश सेंटीमीटर होती है। अब आपको सेंटीमीटर में बतानी है। कैल्क में जो रो होती है उसकी मैक्सिमम ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होती है, अधिकतम की बात की गई यहाँ पे। क्या 100 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, 200 सेंटीमीटर होती है, 400 सेंटीमीटर होती है। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। कैल्क में रो की जो मैक्सिमम हाइट है, ऊंचाई है, वो आपकी 100 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है निम्न में कौन सा एंटीवायरस नहीं है। इसमें कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। ऑप्शन है क्विक हील, K7, अवस्ट, एडोब एक्रोबेट। एंटीवायरस कौन सा नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्विक हील की बात करते हैं तो एंटीवायरस प्रोग्राम है, K7 भी आपका एंटीवायरस है, अवस्ट आपका एंटीवायरस है। इसका मतलब एडोब एक्रोबेट रीडर हमारा एंटीवायरस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टार्ट मेनू किस बार पर होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट मेनू जो होता है वो कौन सी पट्टी पर होता है, कौन सी बार पर होता है। क्या वो टाइटल बार पर होता है, डेस्कटॉप पर होता है, टास्क बार पर होता है, या इसमें से कोई नहीं। स्टार्ट मेनू देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया और किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना होता है तो आपको स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना होता है। तो ये स्टार्ट मेनू होता कहाँ पर है, ये आपके टास्क बार पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टास्क बार। और टास्क बार कहाँ पर होती है, आपकी स्क्रीन के सबसे नीचे आप देखेंगे डेस्कटॉप पर सबसे नीचे टास्क बार होती है। इसी टास्क बार पर राइट साइड में टाइम होता है, डेट एंड टाइम दिया होता है। ठीक है। और लेफ्ट साइड में आपका स्टार्ट मेनू होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। सबसे भारी कंप्यूटर किस जनरेशन में था। सबसे भारी यानी कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में था। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। तो सबसे भारी कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में था आपको ये बताना है। क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन में सबसे भारी कंप्यूटर पहली जनरेशन में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ। अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ ये आपको बताना है। अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1991 में लॉन्च हुआ था आपका अनुपम कंप्यूटर। और अनुपम कैसा है, अनुपम भी हमारा एक सुपर कंप्यूटर है, भारत का सुपर कंप्यूटर है आपका अनुपम कंप्यूटर। ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है BARC, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको बनाया गया, इसको डेवलप किया गया। ठीक है। तो BARC के द्वारा इसे डेवलप किया गया। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, जो कि 1991 में डेवलप हुआ, आप बोल सकते हैं लॉन्च हुआ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आईसी के आविष्कारक निम्न में से कौन है, आपको बताना है आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, आईसी को किसने बनाया। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जैक किल्बी के द्वारा आईसी को डेवलप किया गया। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और कई बार पूछते हैं कि आईसी किससे बना होता है। ठीक है। तो ये सिलिकॉन से बना होता है। किससे, सिलिकॉन से बना होता है। भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर है, भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर है, या भौतिक इकाई को मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इसमें से कोई नहीं।
भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, सभी को ध्यान रखना है, एनालॉग कंप्यूटर। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्पेलिंग अगर आपको चेक करना है तो F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है रैम कौन सी मेमोरी है, रैम किस टाइप की मेमोरी है? क्या वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, या इसमें से कोई नहीं? तो रैम का टाइप आपको बताना है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, किस टाइप की है? तो ऑप्शन हो जाएगा पहला, रैम हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी है। आपको नोट कर लेना है, काफी एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो रैम एक आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि रैम हमारा अस्थाई मेमोरी होता है। इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो अस्थाई होता है। ठीक है, आपको बताना है HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? HDD का फुल फॉर्म बताइएगा, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है आपका HDD। ठीक है, कई बार आपसे पूछते हैं एग्जाम में SSD का फुल फॉर्म बताओ, SSD। तो SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, SSD का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। SSD का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर आप सवाल करें कि HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD में कौन सी फास्ट है, कौन सी तेज है, तो क्या बताएंगे? SSD आपकी फास्ट होती है, तेज होती है। ठीक है, अगर आपसे कहें कि HDD और SSD में कौन सी महंगी है, तो आप क्या बताएंगे? SSD आपकी महंगी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करते हैं रैम के अंदर हमारा डी रैम होता है, अधिकांश आपके जो कंप्यूटर होते हैं उसमें डी रैम ही लग करके आता है। ठीक है, अधिकांश कंप्यूटरों में डी रैम मिलता है आपको। ठीक है, तो डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट आपने पढ़ा है कि रैम दो प्रकार का होता है, एक हमारा डी रैम होता है, दूसरा हमारा यस रैम होता है। ये कैसा होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये जो एस रैम होता है यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये आपका कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है कि डी रैम महंगा है या एस रैम महंगा है, तो यस रैम आपका महंगा होगा। ठीक है, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका महंगा होगा। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यस रैम हमारा नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है, यानी कि इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर बात करते हैं डी रैम की, तो डी रैम हमारी एक रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है, जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये SSD की तुलना में सस्ती होती है, बट इसकी स्पीड भी कम होती है। अगर आप SSD का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन ये कॉस्टली होती है, महंगी होती है। सवाल कहीं से भी हो सकता है, बट आपको इसका अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है फेसबुक के फाउंडर निम्न में से कौन है? फेसबुक के फाउंडर कौन है बताओ, फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। सभी को पता होगा मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है? विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर आपको बताना है, यानी कि जब आप विंडोज 10 डालते हैं अपने कंप्यूटर में तो साथ में कौन सा ब्राउजर वहां पर इंस्टॉल हो जाता है, डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा हो जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एज। बाकी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चला सकते हैं, आप चाहे तो गूगल क्रोम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट ब्राउजर आपको क्या मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, ये पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि विंडोज 10 जब आप करवाते हैं या विंडोज 7 आप करवाते हैं, यानी कि जब आप विंडोज करवाते हैं अपने कंप्यूटर में या विंडोज डालते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वहां पर डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर कौन सा मिलता है? तो आपको बता देना है वर्ड पैड। सभी को नोट कर लेना है, वर्ड पैड हो जाएगा आपका राइट आंसर। वर्ड पैड आपको डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर मिलता है, यानी कि जब आप विंडो डलवाते हैं तो वहां पर आपको एमएस वर्ड नहीं मिलता है, एमएस वर्ड को आपको बाद में डालना पड़ता है। एमएस वर्ड भी हमारा एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, बट वो आपको डिफॉल्ट नहीं मिलता है, यानी कि विंडो के साथ में नहीं मिलता है। लेकिन आप जब विंडो डलवाते हैं तो वहां पर साथ में कौन सा मिलता है? वर्ड पैड आपको मिल जाता है। हालांकि इसमें फीचर उतने ज्यादा नहीं जितने एमएस वर्ड में है, बट आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। तो वर्ड पैड भी हमारा एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो कि डिफॉल्ट मिलता है, और पीछे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एज हमारा बाय डिफॉल्ट ये एक ब्राउजर है जो कि इंस्टॉल हो जाता है जब आप विंडो करवाते हैं। फेसबुक चलाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? फेसबुक के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए आपको बताना है, बताओ। फेसबुक के लिए न्यूनतम
उम्र कितनी होनी चाहिए। या कई बार ये पूछते हैं कि फेसबुक आईडी बनाने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, तो कम से कम 13 ईयर होना चाहिए, 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ओरेकल क्या है, व्हाट इज ओरेकल, यहाँ पे बताइएगा ओरेकल क्या है। तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, यानी कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म आपको बताना है, 21 में कौन सा सही जवाब होगा। तो यहां पर हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म। आपको बताना है एमपीयू स्टैंड्स फॉर, एमपीयू स्टैंड्स फॉर क्या होता है। एमपीयू का मतलब आपको बताना है, बताओ एमपीयू का मतलब क्या हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट होता है। और इस प्रश्न में आपको बताना है आईएफएससी के कितने डिजिट बैंक की पहचान कराते हैं, यानी कि आईएफएससी में कितने डिजिट ऐसे होते हैं जो कि बैंक की पहचान कराते हैं कि आपका बैंक कौन सा है, 3, 6, 4 या फिर 2। तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपकी बैंक के जो आईएफएससी कोड होता है उसमें जो शुरुआत के 4 डिजिट होते हैं ये बैंक की पहचान कराते हैं, यानी कि बैंक का नाम बता देते हैं कि कौन सी बैंक है, ठीक है। तो बैंक की पहचान कराने वाले जो डिजिट हैं वो आपके 4 होते हैं, उसके बाद 5वां आपका 0 होता है और लास्ट के 6 डिजिट होते हैं जो कि ब्रांच की पहचान कराते हैं कि कौन सी ब्रांच है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है IVR स्टैंड्स फॉर, मीन्स IVR का फुल फॉर्म क्या होता है। IVR का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, 24 में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। और सभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, सो आपको सभी अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर 24 का कौन सा जवाब हो जाएगा। IVR का मतलब होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बताना है व्हाट्सएप में हम ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, क्या आप व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स होता है। क्या व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बनाया जा सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस बनाया जा सकता है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है, याहू, गूगल, अमेज़न या इसमें से कोई नहीं। 26 में क्या होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको पता है गूगल है ना, google.com का इस्तेमाल सभी करते हैं। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आपको बताना है लिंक्डइन किसके द्वारा विकसित किया गया है, किसने डेवलप किया, ये आपको बताना है। तो 27 का आपका जो सही जवाब है वो है आपका रेड हॉफमैन के द्वारा लिंक्डइन को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। और एक सवाल यहाँ से और बनता है कि लिंक्डइन से आप और क्या कर सकते हैं, इस पर क्या खोज सकते हैं। तो इस पर आप रोजगार खोज सकते हैं। हालांकि लिंक्डइन एक सोशल साइट है बट यहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध है। कई बार इस प्रकार से भी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो लिंक्डइन पर आप रोजगार सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। आपको बताना है राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, राइटर प्रोग्राम का एक्सटेंशन बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, इसका एक्सटेंशन हमने कई बार आपको बताया है, इसका मतलब हो जाएगा .odt, ODT होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन। ODS भी आपको पता होना चाहिए, इसका होगा, तो ये आपका स्प्रेडशीट का होगा, ठीक है, ये आपका स्प्रेडशीट का होता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का हो जाएगा। और ODP आपका होगा प्रेजेंटेशन यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। आपको बताना है रूलर की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है, रूलर के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको रूलर शो करना है या हाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट R का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और R आपको प्रेस करना होता है। यहाँ पर आपको बताना है विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। आप विंडोज 10 में टास्क बार को कहाँ पर नहीं प्लेस कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो टास्क बार आपको पता है आपके विंडो में सबसे नीचे होती है, डेस्कटॉप पर आपने देखा होगा सबसे नीचे आपकी टास्क बार होती है, इसको कहाँ पर नहीं रख सकते हैं, तो बॉटम में तो ये होती ही है, आप इसको सेंटर पर नहीं रख सकते हैं। बाकी आप लेफ्ट में रख सकते हैं, टॉप में रख सकते हैं, है ना। तो टॉप में भी आप टास्क बार को कर सकते हैं, लेफ्ट में भी कर सकते हैं, बॉटम में भी कर सकते हैं, बट हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सेंटर। आप सेंटर पर
नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको कैसे चेंज करना है, तो आपको टास्क बार पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, इसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, बॉटम से लेफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप टॉप पर कर सकते हैं, या फिर आप राइट कर सकते हैं। राइट में भी हम रख सकते हैं, लेकिन सेंटर पे आप नहीं रख सकते हैं। आपको बताना है IIS का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIS। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, 31 का कौन सा सही जवाब होगा, बताओ। 31 का आपको जवाब करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आपको बताना है 500 रुपीज के नोट का रंग कैसा होता है। 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, आपको बताना है। बताओ 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। तो यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर, 500 रुपीज का जो नोट होता है उसका रंग होता है स्टोन ग्रे कलर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टोन ग्रे कलर का होता है 500 रुपीज का नोट। आगे आपको बताना है MMID में कुल कितने डिजिट होते हैं। MMID में कुल डिजिट आपको बताने हैं कितने होते हैं। MMID का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, और इसमें टोटल 7 डिजिट होते हैं। 7 डिजिट का आपका MMID होता है। ठीक है, आपको बताना है ECS का फुल फॉर्म क्या होता है। ECS का पूरा नाम क्या हो जाएगा। ECS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विंडोज 64 बिट विंडोज 32 बिट से फास्ट होता है, तेज होता है। क्या विंडोज 64 बिट 32 बिट से फास्ट होता है, तेज होता है। तो आप बोलेंगे यस होता है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज, डॉस, iOS या फिर सिम्बियन। इसमें से कौन सा आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है। 36 में आपका कौन सा जवाब होगा। तो यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉस हो जाएगा। आपका डॉस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी आपको पता है विंडोज आपके मोबाइल के लिए भी होता है, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल मोबाइल में भी किया जाता है। iOS भी होता है जो एप्पल के फोन में होता है, और सिम्बियन भी हमारा एक मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किस हैकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है। आप कौन सी हैकिंग सीखते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। इथिकल हैकिंग, मालवेयर इंजेक्टिंग डिवाइस, मिसिंग सिक्योरिटी पैचेज या फिर अटैकिंग। तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इथिकल हैकिंग। अगर आप सीखते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, यानी कि इथिकल हैकिंग आपका सही जवाब होता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है लिनक्स में कैलेंडर को देखने के लिए हम किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हमने लिनक्स यूनिक्स की कमांड अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दी है, तो वहां पर आपको जाना है और सर्च करना है लिनक्स कमांड। तो वहां पर बहुत सारी कमांड आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। एक स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक स्लाइड में आप टेक्स्ट बॉक्स को बनाना चाहते हैं तो किस मेनू में जाना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा। क्या आपको इंसर्ट में जाके टेबल पे जाके टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, स्लाइड में जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है ना, इंसर्ट करना है, तो हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू के अंदर, फिर हमें टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना होगा और हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, वहां पर हम लिख सकते हैं। और इस प्रश्न में आपको बताना है OTP जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है, यानी कि कौन सी विधि OTP के लिए मान्य नहीं है। क्या रजिस्टर्ड पोस्ट आपका राइट आंसर होगा, ईमेल होगा, SMS होगा या कॉल होगा। यानी कि OTP कहां पर नहीं आ सकता है। तो देखो ईमेल से भी OTP आपको प्राप्त हो जाता है ना, SMS पर भी आता है, यानी कि मैसेज भी आ जाता है OTP का, अधिकांश मैसेज ही आपको मिलता है, और OTP कॉल पर भी आपकी आ सकता है। बट रजिस्टर्ड पोस्ट आपका सही जवाब है, यहाँ पर OTP नहीं आ सकता, ये मान्य नहीं है। आप लॉगिन करते हैं, आपका OTP आपके रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर नहीं आएगा, है ना, वो आपको मेल हो सकता है, यानी कि मेल के माध्यम से आ सकता है, SMS के माध्यम से आ सकता है और कॉल के माध्यम से आ सकता है। बट ऑप्शन ये हमारा यहाँ पर सही होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से OTP नहीं आ सकता है।
तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगे उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी, और वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने CCC अक्टूबर या नवंबर बैच को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।